सो हेलो गाइस, CUET PG 2024 ज्योग्राफी के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी का पोर्शन कवर कर रहे हैं। जियोमॉर्फोलॉजी का जो आज का महत्वपूर्ण 30 प्रश्न है, आज उसको हम देखेंगे, समझेंगे। वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जो आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न आपका है, हमने 96 तक सॉल्व कर लिया था, अब 97 से स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द अर्थक्विक द शेकिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द, यानी कि जब अर्थक्विक आता है तो जो शेकिंग होता है वो कहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, सबसे अधिक कहाँ होता है। तो इसमें से राइट आंसर आपका, इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए एक बार, आइसोसेस्मल लाइन, ईपी सेंटर, फोकस या एवरीवेयर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ईपी सेंटर है, वहाँ पे सबसे अधिक जो है शेकिंग होता है, यानी कि कंपन सबसे अधिक ईपी सेंटर पे होता है। अगला प्रश्न, इट इज कॉमनली बिलीव्ड दैट मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक ओरिजिनेटेड एट अ डेप्थ फ्रॉम। तो जो सबसे अधिक कॉमनली जो भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, वो किस डेप्थ में आते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर 50 से 100 किलोमीटर के बीच की जो डेप्थ होती है, वहाँ पे सबसे अधिक जो है भूकंप आते हैं, यानी कि उनका जो फोकस होता है वहाँ पे सबसे अधिक होता है 50 से 100 किलोमीटर के बीच में, डेप्थ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ द अर्थक्वेक। तो इसमें से कौन सा जो है रिस्पॉन्सिबल है डिस्ट्रक्टिव फोर्स, यानी कि सबसे अधिक विनाश करने के लिए। तो आपको पता होगा कि जो एल वेव होता है, जिसको हम सरफेस वेव भी बोलते हैं, वो सबसे अधिक डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, तो 99 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आइसो डायस्ट्रोफिक रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ। जो आइसो डायस्ट्रोफिक लाइन होता है, ये डायस्ट्रोफिक से आप समझ सकते हैं, इसमें जो डैमेज होता है उसको इक्वल नापा जाता है। तो जो इक्वल डैमेज की जो लाइन होती है उसको हम आइसो डायस्ट्रोफिक लाइन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर भी आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एज असेंडिंग ऑर्डर माउंटेन्स। तो असेंडिंग ऑर्डर माउंटेन्स में आपको ये लगाना है। तो हालांकि हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन अर्थक्वेक के किए, तो मैं आपको एक समरी के रूप में अर्थक्वेक को बता दूं थोड़ा सा। तो जो हमने प्रश्न किया कि कहाँ पे सबसे अधिक भूकंप देखने को मिलते हैं, तो डेप्थ के हिसाब से 3 भागों में बांटा जाता है भूकंप को, एक सैलो फोकस वाला, एक इंटरमीडिएट फोकस वाला और एक डीप फोकस वाला। तो जो सैलो फोकस वाला होता है वो 0 से 70 किलोमीटर के बीच होता है, ठीक है, या इसको 100 तक मान सकते हैं आप। तो 0 से 70 किलोमीटर जो बीच होता है सैलो फोकस, उसमें 70 to 80% जो है वो अर्थक्वेक आते हैं, यानी कि ये मोर डिस्ट्रक्टिव भी होता है। मोर डिस्ट्रक्टिव क्यों होगा, क्योंकि ये जो अर्थ सरफेस है उसके ज़्यादा नज़दीक इसका फोकस है, तो ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो नेचुरल फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो वोल्केनिज्म होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स होता है, ये आप देखेंगे तो नेचुरल फैक्टर होते हैं भूकंप आने के। और अगर हम मैन मेड की बात करें तो न्यूक्लियर टेस्ट जो किया जाता है, या फिर जो डैम या रिजर्वायर बनाया जाता है, पानी को एकत्रित किया जाता है। तो जैसे जो आप देखेंगे कोयना जो बांध था 1967 ईस्वी में महाराष्ट्र में, वहाँ पे भूकंप आया था इसकी वजह से। तो अर्थक्वेक क्या है, शेकिंग ऑफ द अर्थ है, जिसमें आपने ये फैक्टर देखे, और 3 टाइप्स के होते हैं डेप्थ के अनुसार, एक सैलो फोकस, एक इंटरमीडिएट फोकस और एक डीप फोकस। यहाँ पे 70 से 300 किलोमीटर की जो डेप्थ में होती है उसको इंटरमीडिएट फोकस कहते हैं, और 300 से 700 किलोमीटर के बीच जो होता है उसको हम डीप फोकस कहते हैं। अगर मैं बात करूँ मेजरमेंट की, तो जो है 2 तरह से मेजरमेंट किया जाता है, एक रिक्टर स्केल पे और एक मर्केली स्केल पे। जो रिक्टर स्केल होता है उसमें 0 से 9 तक के नंबर होते हैं, और जो मर्केली स्केल होता है उसमें 1 से 12 तक के नंबर। अब देखिए, जो रिक्टर स्केल होता है वो ये मापता है कि जो अर्थक्वेक आया उसका मैग्नीट्यूड कितना था। मैग्नीट्यूड मतलब उससे कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो वो मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है। लेकिन जो मर्केली स्केल है वो कितना नुकसान हुआ ये बताता है, डिस्ट्रक्टिव जो बताता है, जो डिस्ट्रक्शन हुआ वो बताता है, यानी कि इंटेंसिटी बताता है, ठीक है। तो ये 1 से 12 तक इसमें नंबर होता है, और ये 0 से 9 तक, हर एक इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है कि भूकंप आया था, तो ये सिस्मोग्राफ से, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आपका हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको आप। तो एक समरी के रूप में मैंने आपको बता दिया अर्थक्वेक के बारे में, कुछ सेस्मिक वेव्स जिसको मैंने बताया था कि एक बॉडी वेव होते हैं और एक सरफेस वेव होते हैं। तो बॉडी वेव में आपके प्राइमरी और सेकेंडरी वेव आ जाते हैं, और सरफेस वेव में एल वेव और आर वेव आ जाते हैं, रैले वेव जिसको कहते हैं।
तो इसमें जो एल वेव होता है वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि ये सरफेस वेव पे होता है। यहाँ पे आप चारों के जो फीचर्स हैं, एल वेव और आर वेव, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव के जो है फीचर्स देख सकते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो शैडो जोन होता है इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्न पे चलते हैं। तो जो अगला प्रश्न था 101 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एज असेंडिंग ऑर्डर माउंटेन्स। तो असेंडिंग ऑर्डर माउंटेन्स में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि सबसे पहले सिस्टम, फिर रेंज, उससे बड़ा चेन और उससे बड़ा जो है कॉर्डिलेरा होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा SRCC, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है द कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस इज। तो जो कन्वेक्शन करंट होता है ये किसने दिया था? आर्थर होम्स ने दिया था इस थियरी को, ठीक है। इस हाइपोथेसिस को आर्थर होम्स ने दिया था। जो अर्थ के अंदर, अर्थ सरफेस के अंदर जब वॉल्केनो होता है, वॉल्केनो जब पृथ्वी पर आता है तो पहले क्या बनाता है? कन्वेक्शनल करंट बनाता है अंदर ही। जो अंदर रेडिएक्टिव पदार्थ है वो जो है उससे जो एनर्जी पैदा होती है, टेम्परेचर खुद ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि चट्टानें पिघलती हैं और चट्टानें पिघल के जो है एक कर्व के रूप में ऐसे जो है ऊपर आने का कोशिश करती हैं। ये यहाँ पे जो लावा होती हैं, तो यही इसमें कन्वेक्शनल करंट उत्पन्न हो जाता है। तो जो कन्वेक्शनल करंट हाइपोथेसिस है वो किससे रिलेटेड है यहाँ पे पूछ रहा है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वोल्केनो से। अगले प्रश्न की बात करें तो वेदरिंग जो होता है, यानी कि जो वेदरिंग है वो क्या है, तो आप ऑप्शन पढ़िए। द अल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रॉक्स, द ब्रेक अप ऑफ रॉक एक्सपेक्टेड एट द सरफेस, एक्सपोज्ड है यहाँ पे, द फ्रीजिंग ऑफ वाटर इन क्रैक्स इन रॉक्स, नन ऑफ दिस। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, द ब्रेकअप ऑफ रॉक्स। जो रॉक का टूटना होता है एक्सपोज्ड एट द सरफेस, सरफेस पे जो रॉक टूटते हैं उसको हम वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है द डेंसिटी। जो डेंसिटी होता है वो अर्थ का वो कितना है, तो होल पूछ रहा है यहाँ पे। तो जो होल डेंसिटी है पूरे अर्थ का वो कितना है? 5.5, ठीक है। जबकि अगर आप लेयर वाइज देखेंगे तो तीनों का अलग है, कोर का अलग है, मेंटल का अलग है और क्रस्ट का अलग है। अगले प्रश्न की बात करें तो एस्थेनोस्फीयर ओवर विच द लिथोस्फीयर इज फ्लोटिंग इज मेड अप ऑफ, यानी कि जो एस्थेनोस्फीयर है ओवर विच द लिथोस्फीयर इज फ्लोटिंग इज मेड अप ऑफ, यानी कि जो एस्थेनोस्फीयर है उसके ऊपर जो लिथोस्फीयर है वो किससे मेड अप हुआ है, तो पायरोटाइट, इसको पेरीटाइट भी कह सकते हैं, पेरियोटाइट। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और करेक्ट। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, पढ़ते हैं। देयर इज अ मार्क्ड इंक्रीज्ड इन अर्थक्वेक वेलोसिटी फ्रॉम मेंटल टू कोर। तो मेंटल से कोर की तरफ जाने पर जो वेलोसिटी है किसकी, अर्थक्वेक की, वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है, ठीक। द आउटर कोर इज सॉलिड वाइल द लाइनर कोर इज लिक्विड। अब एक बात बताइए, आउटर कोर यानी कि अगर हम इसी को कोर माने और इसको आउटर कोर माने, इसको इनर कोर माने, तो यहाँ पे लिक्विड होगा या फिर यहाँ पे लिक्विड होगा। हालांकि जो ऊपर का ये सरफेस है, मेंटल और क्रस्ट है, इसका दबाव पड़ते 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 जो एकदम अंदर वाला भाग होता है वो सॉलिड हो जाता है, ठीक है। दबाव की वजह से ये अंदर वाला सॉलिड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, द आउटर कोर इज सॉलिड एंड इनर कोर इज लिक्विड। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला जब गलत हो गया तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, पहले वाले को, फिर बी वाले को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, सी वाले का आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी एक बार आप पूरे ऑप्शन को पढ़ लीजिए। यानी कि मैंने आपको बताया कि मेंटल से कोर की तरफ जाने पर अर्थक्वेक की वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि जितनी अधिक दूरी बढ़ेगी सरफेस से उतनी अधिक वेलोसिटी उसका होगा। तीसरा जो है ऑप्शन, द आउटर कोर इज लिक्विड वेयर एज द इनर कोर इज सॉलिड। तो जो मैंने आपको समझाया तीसरा ऑप्शन सही है। द कोर इज कंपोज्ड चीपली ऑफ निकल आयरन। तो आपको पता होगा जो सियाल, सीमा और नीफे, जो सियाल होता है वो किससे बना होता है, जो क्रस्ट होता है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है। उसके बाद जो मेंटल होता है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है, और जो नीचे कोर होता है वो निकिल और फेरस से बना होता है, ठीक है, निकिल और आयरन से। अगला प्रश्न है 3 लेयर्स ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो 3 लेयर होते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के, फ्रॉम टॉप टू बिलो, यानी कि ऊपर से नीचे तक, वो कौन कौन से हैं। तो आप इसमें बताइए, इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो अरेंज करना है तो सबसे पहले आता है सेडिमेंट्री लेयर। आपको पता है सबसे ऊपर क्या आएगा, सेडिमेंट्री लेयर आएगा। उसके बाद ग्रेनाइट लेयर आएगा, ठीक, क्या आएगा, ग्रेनाइट लेयर। और उसके बाद क्या आएगा, बसाल्टिक लेयर। ये ऑप्शन दिया है। हालांकि देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब नीचे से
वॉल्केनो आता है तो जब नीचे से लावा निकलती है तो जो रॉक या फिर जो लावा नीचे रुक जाता है उसको ग्रेनाइट बोलते हैं। तो नीचे क्या होगा, ग्रेनाइट होगा, जो बाहर निकल जाता है उसको बसाल्ट बोलते हैं। ठीक, ग्रेनाइट, बसाल्ट। और जो ऊपर से सेडिमेंट होके जो चीज़ें आई हैं उसको क्या बोलेंगे हम, सेडिमेंट्री रॉक। तो इसका राइट आंसर आपको क्या लग रहा है, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर ए ही होगा, लेकिन यहाँ पे 2 की जगह 3 लिख दिया और 3 की जगह 2 लिख दिया, यानी कि इसका जो अरेंज आप करेंगे तो 1, 3 और 2 ऐसे होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओशियन एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो जो बेसिक डिफरेंस होता है ओशियन क्रस्ट में और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या होता है वो डेंसिटी का होता है। जो है डेंसिटी का जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है उसकी डेंसिटी अधिक होती है इसकी अपेक्षा, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी अपेक्षा ओशनिक क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है वो अधिक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, द क्रस्ट इज फ्लोटिंग ऑन द लेयर्स बीनीथ देम। जो क्रस्ट होता है वो तैर रहा है किस पे, जो इसके नीचे लेयर है उस पर। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इज ग्रेटर देन वाटर बट लेसर देन द मटेरियल्स बीनीथ देम। यानी कि जो डेंसिटी है क्रस्ट की वो ज़्यादा है पानी से तो ज़्यादा है, लेकिन जिस पे वो तैर रहा है उससे कम है। तो चूंकि जब डेंसिटी कम रहेगी तभी वो फ्लोट कर पाएगी, तैर पाएगी। तो ये स्टेटमेंट जो है रीजन आपका सही हो जाएगा, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों सही। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगले प्रश्न की बात करें तो जो असर्शन दिया है वो है द मोहो। ये जो प्रश्न है ये गलती है। ठीक है, तो इसको हम स्किप करते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। द कंबाइंड रिजिड पोर्शन, जो कंबाइंड रिजिड पोर्शन होता है मेंटल का एंड क्रस्ट का, उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि मेंटल और क्रस्ट का जो कंबाइंड रिजिड पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं, तो जो लिथोस्फीयर है वही कहलाता है, जो मेंटल और क्रस्ट का कंबाइंड पोर्शन होता है। ठीक है, उसको लिथोस्फीयर बोला जाता है। अगला प्रश्न बात करें तो द मोर प्लास्टिक रीजन्स ऑफ द मेंटल विच इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ पेरियोडोटाइट एंड ऑन विच लिथोस्फीयर फ्लोट्स इज कॉल्ड। यानी कि जो द मोर प्लास्टिक रीजन होता है मेंटल का विच इज़ लार्जली कंपोज्ड ऑफ पेरियोडोटाइट एंड ऑन विच लिथोस्फीयर फ्लोट, जो लिथोस्फीयर होता है जिस पे तैरता है हम उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर बोलेंगे, प्लास्टिक रीजन होता है ये। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें द मोबाइल बेल्ट्स अरेंज्ड इन लीनियर और एक्यूरेट ट्रैक्ट्स। जो मोबाइल बेल्ट होता है वो अरेंज होता है लीनियर या आर्क्यूएट ट्रैक्ट्स में। ठीक है, दैट हैव बीन सब्जेक्टेड टू सीवियर डिफॉर्मेशन एंड माउंटेन्स बिल्डिंग एंड्स आर फाउंड नियर द एज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर कॉल्ड। तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओरोजेनिक बेल्ट। ओरो का मतलब होता है पर्वत। ठीक है, तो हम उसको जो है पर्वत जनित बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओरोजेनिक बेल्ट इज़ नॉट ट्रू। कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है, तो जो यंग ओरोजेनिक बेल्ट हैं और मेड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो यंग ओरोजेनिक बेल्ट, ओरोजेनिक मैंने आपको बताया पर्वत होता है, तो जो यंग होंगे वो सेडिमेंट्री कैसे होंगे। ठीक है, यंग मतलब तो मजबूत होगा, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो यही आपका पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत हो जाता है। ठीक है, 115 नंबर की बात करें तो द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेबल ब्लॉक ऑफ द अर्थ। अब देखिए यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, ये आप पढ़िएगा प्रश्न में। नॉट कौन सा स्टेबल ब्लॉक नहीं है, तो आपको पता होगा कि जो हिमालय की ऊंचाई है वो अभी भी बढ़ रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो इसलिए जो हिमालय है वहाँ पे वहाँ के आसपास हमेशा आपको भूकंप देखने को मिलता है। ठीक है, और भी जो है आपदाएं देखने को मिलती रहती हैं। क्यों, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हिमालयाज हो जाएगा, जो कि स्टेबल नहीं है, स्टेबल ब्लॉक नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें तो द इथोपियन प्लेट्यू इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब अगर मैं आपको प्लेट्यू की बात बताऊं, अभी मैं आपको प्लेट्यू के बारे में पूरा बताऊंगा। इसका जो राइट आंसर होगा, आप इसका वॉल्केनिक प्लेटो है, जो इथोपियन प्लेट्यू है वो एक वॉल्केनिक प्लेट्यू है। यानी कि वॉल्केनिक प्लेट्यू कैसे बनते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से जो है निकला लावा निकला, और लावा बहुत फास्ट तरीके से नहीं निकला, यानी कि एक्सप्लोजिव नहीं था, क्या था, धीरे धीरे ऐसे बह करके निकल रहा है। यानी कि ये जो इधर बह के निकल रहा है इसी से क्या होता है, प्लेट्यू का निर्माण हो जाता है। तो इसको हम वॉल्केनिक प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इथोपियन प्लेट्यू क्या है, वॉल्केनिक प्लेट्यू है। अगले प्रश्न हम देखते हैं, जिप्सम, साल्ट पिट्री, पाइराइट एंड हेमेटाइट ऑल कैन बी फाउंड इन। कहाँ पे ये पाए जाते हैं, तो सारे के सारे सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, जिप्सम हो गया, साल्ट पिट्री हो गया, पाइराइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, ये सारे जो हैं सेडिमेंट्री रॉक हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें द रेड रिवर, जो रेड रिवर है एज वेरी एक्सटेंटिव लैकोस्ट्राइन प्लेन। लैकोस्ट्राइन प्लेन की क्या किसको बोलते हैं, तो जो
जो प्लेन लेक की वजह से बना होता है, लेक की वजह से मतलब जो लेक में जो गाद होते हैं उससे जो प्लेन बनते हैं उसको हम लेकेस्ट्राइन, लेक से आप लेकेस्ट्राइन याद रख सकते हैं, लेकेस्ट्राइन प्लेन बनते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है पूछ रहा है, तो जो रेड रिवर है, रेड रिवर द्वारा बनाया गया लेकेस्ट्राइन प्लेन है वो आपका नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, सी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो एन एग्जाम्पल फॉर डेल्टिक प्लेन, तो जो डेल्टिक प्लेन है आपको पता है भारत में ही जो बंगाल में जो डेल्टा है उससे भी डेल्टिक प्लेन का निर्माण हुआ है, तो बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न की बात करें द स्टीप माउंट्स, जो स्टीप माउंट्स होते हैं दैट डू नॉट एमर्ज अबव द सी लेवल एज आइलैंड आर कॉल्ड, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर ये वाटर लेवल है, ठीक है, वाटर सरफेस है, ये वाटर है, ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर अगर कोई स्टीप माउंट्स आपको दिख रहे हैं, यानी कि खड़ी जो है टीले दिख रहे हैं अगर आपको, तो ये क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाते हैं आपके सी माउंट्स, यानी कि जो समुद्र में जो पर्वत होते हैं उन्हीं को बोलते हैं ये, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्यूवोट्स, ग्यूवोट्स क्या होते हैं, ग्यूवोट्स जो है वो एक प्रकार के पठार, जो समुद्री पठार होते हैं उनको ग्यूवोट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, दे आर, ये सारे इसके फीचर्स हैं, ठीक है, लेकिन जो ये वाला फीचर्स है वो सबसे जो है इंपॉर्टेंट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है कि दे आर ट्रंकेटेड, ट्रंकेटेड मतलब क्या होता है, खंडित होना, यानी कि यहाँ पे कुछ दूरी पे, उसके बाद यहाँ पे मतलब दूर दूर स्थित हैं, थोड़े थोड़ी दूरी पे स्थित हैं, टूट टूट कर, हैंड हैव फ्लैट टॉप्स, और जो इनके टॉप्स होते हैं वो फ्लैट यानी कि सपाट होते हैं, इसीलिए तो इनको प्लेट्यू बोला जा रहा है, पठार बोला जा रहा है, यानी कि जो समुद्र के अंदर पठार हैं उनको जो है हम ग्यूट्स बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें 122, ऑल द आइलैंड इन द डीप ओशियन बेसिन, और यानी कि जो आइलैंड हैं ओशियन में, यानी कि समुद्र में जो आइलैंड हैं वो कैसे बने हैं, तो समुद्र में आइलैंड बनने का मतलब उसमें पर्वत जैसे संरचना का निर्माण होना, तभी आपको आइलैंड ऊपर दिखेगा। और ये कब होगा, जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वहाँ से जो लावा निकलता है उससे जो है पर्वत का निर्माण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 122 का वॉल्केनिक इन ओरिजिन, इसका राइट आंसर आपका ये होगा। अगले प्रश्न की बात करें 123 नंबर, तो द ओल्डेस्ट ओशियन फ्लोर इज नॉट ओल्डर देन, जो सबसे पुराना ओशियन फ्लोर है, ओशियन फ्लोर जो सबसे पुराना है वो किससे पुराना नहीं है, तो वो जुरासिक पीरियड जो है आता है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था पूरा जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसके बारे में, तो उसमें एक पीरियड आता है जुरासिक पीरियड, जिसमें जो है सारे के सारे जो आप देखेंगे डायनासोर जो हैं, डायनासोर का युग भी इनको इसको कहा जाता है, क्रिटेशियस, जुरासिक और एक और था, तो इसमें जो है जुरासिक पीरियड से पुराने नहीं हैं, क्योंकि इसी समय जो है बहुत सारा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शन से ही आप जानते हैं कि उन लोगों का भी जो डायनासोर्स थे उनका भी विलुप्त हो गए थे डायनासोर भी, ठीक है। तो जुरासिक पीरियड इसका राइट आंसर होगा डी। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो व्हाट इज़ नॉट ट्रू ऑफ मिड ओशनिक रीज, तो जो मिड ओशनिक रीज है इसका कौन सा इसमें से ऑप्शन गलत है, तो ऑल द रीजेज वर फॉर्म्ड इन जुरासिक पीरियड, सॉरी इसमें कौन सा सही है, ट्रू, सॉरी नॉट ट्रू इसमें लिखा है ना, तो जो नॉट ट्रू लिखा हुआ मिड ओशियनिक रीज, मिड ओशियनिक रीज में कौन सा नहीं बना हुआ है, तो दे आर कंपोज्ड इसेंशियली ऑफ बेसाल्ट, तो बेसाल्ट से बना हुआ है, दे आर रिमार्केबली सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल भी है, द एज ऑफ रॉक फॉर्म्ड इंक्रीजेज अवे फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ द रीज, ये भी सही है, लेकिन जो राइट आंसर इसका डी होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला गलत है, ऑल द रीजेज वर फॉर्म्ड इन जुरासिक पीरियड, तो सारे रीजेस तो जुरासिक पीरियड में बने नहीं हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अ प्लेट्यू दैट लाइज बिटवीन द माउंटेन्स एंड द प्लेन्स और द ओशियन और कॉल्ड, यानी कि कोई प्लेट्यू ऐसा हो जो किसके बीच स्थित हो, माउंटेन एंड प्लेन के बीच हो, माउंटेन एंड प्लेन और द ओशियन, यानी कि यहाँ पे एक माउंटेन हो गया, यहाँ पे प्लेट्यू हो, इसके बाद यहाँ पे अगर मैदान है, तो ये जो प्लेट्यू बनता है हम इसको पिडमॉन्ट प्लेट्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिडमॉन्ट प्लेट्यू। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यही अगर यहाँ पे पर्वत है, पर्वत के बाद यहाँ पे प्लेट्यू हुआ और इधर आपका समुद्र मिल गया, तब भी उसको आप क्या बोलेंगे, पिडमॉन्ट प्लेट्यू ही बोलेंगे, ठीक है। एक प्लेट्यू और आता है जिसको हम यहाँ पे आप आगे देखेंगे, जो इंटर माउंटेन प्लेट्यू है, जो इंटर माउंटेन प्लेट्यू है वो क्या होता है, दो पर्वतों के बीच में अगर प्लेट्यू कोई है तो हम उसको जो है इंटर माउंटेन प्लेट्यू बोलेंगे, यानी कि
पर्वत से घिरे हुए प्लेट्यू को हम इंटर माउंटेन प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक, इसी तरह जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू होता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू क्या होता है, वो किसी भी टॉप बॉडी से नहीं घिरा होता है, या तो वो सरफेस और जो ओशियन होता है उसके बीच होता है, यानी कि वो माउंटेन उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, किसी भी प्रकार के माउंटेन से नहीं घिरा होता है। तो अगला जो 126 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड ड्यू टू द फिलिंग ऑफ लेक्स। जो फिलिंग ऑफ लेक्स से बनता है उसको क्या बोलते हैं, तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें लैकोस्टाइन प्लेन आया था। तो जो लैकोस्टाइन प्लेन्स हैं किससे बनते हैं, तो लेक के फिलिंग से बनते हैं, यानी कि जब लेक भर जाता है तो उससे क्या बनते हैं, लैकोस्टाइन प्लेन बनते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपको मैच करना है, यानी कि जो इसका 127 नंबर है, जो पेंटागोनियन प्लेट्यू है वो किस प्रकार का प्लेट्यू है, तो एक प्रकार का पिडमॉन्ट प्लेट्यू। पिडमॉन्ट प्लेट्यू के बारे में मैंने आपको बता दिया। द साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू जो है वो कंटिनेंटल प्लेट्यू है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का पर्वत वगैरह यहाँ पे नहीं है। तो जो साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू है वो क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू है। और जो तो बोलोवियन प्लेट्यू है, बोलोवियन प्लेट्यू एक प्रकार का इंटर माउंटेन प्लेट्यू। इन तीनों के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पिडमॉन्ट किसको कहेंगे, पर्वत हो और दूसरी तरफ क्या हो, या तो ओशियन या तो प्लेन। ठीक है, कॉन्टिनेंटल किसको बोलेंगे, जो कि पर्वत से ना घिरा हुआ हो। और इंटर माउंटेन यानी कि जो दोनों तरफ से पर्वत से घिरा हुआ हो, उसके बीच अगर कोई प्लेट्यू है तो उसको हम इंटर माउंटेन प्लेट्यू बोलेंगे। ठीक है, 128 देखते हैं, व्हाट इज़ द रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली क्या है, तो रिफ्ट वैली एक प्रकार का सब साइडेड लैंडेड अलॉन्ग अ फॉल्ट लिविंग अलॉन्ग नैरो ओपनिंग, यानी कि सब साइडेड लैंड अलॉन्ग अ फॉल्ट लिविंग अलॉन्ग नैरो ओपनिंग। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। रिफ्ट वैली क्या होता है, ऐसी संरचना। ठीक, अगला प्रश्न, इंटर माउंटेन प्लेट्यू। जो इंटर माउंटेन प्लेट्यू होते हैं वो क्या होते हैं, सराउंडेड बाय हाईलैंड्स, यानी कि जो हाईलैंड्स हैं उससे घिरे हुए होते हैं। मैंने आपको बताया दोनों तरफ अगर पर्वत है, बीच में अगर प्लेट्यू है तो उसको हम इंटर माउंटेन प्लेट्यू बोलेंगे। 130 नंबर है, इज अ नैरो स्ट्रेच ऑफ सी बिटवीन कॉन्टिनेंटल ब्लॉक। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, मार्जिनल ओशियन बेसिन्स जो है वो एक नैरो स्ट्रेच होता है वो कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स और सी के बीच में। ठीक, अगर मैं आपको प्लेट्यू का एग्जाम्पल दिखाऊं तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। एक है इंटर माउंटेन प्लेट्यू, एक है पिडमॉन्ट प्लेट्यू और एक है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। ये तीनों आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर से, दोनों तरफ पर्वत तो इसको इंटर माउंटेन, एक तरफ पर्वत एक तरफ सी तो इसको पिडमॉन्ट प्लेट्यू। और दोनों जो है अगर किसी भी तरफ हाईलैंड नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाईलैंड पे हो, हाईलैंड पे हो लेकिन क्या हो, यहाँ पे पर्वत नहीं है तो इसको हम कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। 30 प्रश्न मैंने आपको करा दिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।